Hello, good morning everyone. I welcome you all in the current affairs series of PD Gurukul. So today we are going to start our new current affairs lecture, right? So basically कौन सी चीजें आज न्यूज में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरीके से वहां पे पढ़ा जाए, तो सारे अलग अलग टॉपिक्स की यहाँ पे करते हैं शुरुआत। अगर हम आज के करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव वेरियस टॉपिक्स जिसके ऊपर आज यहाँ पे कुछ हमें डिस्कशन वगैरह वहां पे करना है। अब कौन से है ऐसे टॉपिक? द फर्स्ट 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हुई है अपॉइंटमेंट, तो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता क्या है, फंक्शनिंग्स वहां पे किस तरीके से चलती है, उनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है वो किस तरीके से वहां पे रहेगी। दूसरा है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025, मध्य प्रदेश की एक स्कीम जिसको बोला जाता है मिशन D3 क्या है। एंड द लास्ट इज सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि इंडिया का रिसेंटली एक लार्जेस्ट रिजर्व वहां पे शुरुआत जिसकी हुई है। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व बेसिकली किस तरीके से वहां पे काम करता है, चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसकी पीडीएफ जो है वो आपको पीडी गुरुकुल के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से वहां पे मिल जाएगी। जो भी लोग यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन वहां पे कर रहे हैं, साथ में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो जीपीएससी क्लास 1-2 की गुजराती में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वहां पे दोनों लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती, दोनों लैंग्वेज में वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द पीडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन ज्वाइन इट नाउ। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हुई है अपॉइंटमेंट, तो उनके बारे में कुछ उनके रिगार्डिंग यहां पे करनी है बातें। देखिए पहले तो कौन है इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस? द नेम इज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। नाम क्या है? दैट इज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्होंने इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे वहां पे शपथ ली है। और एज वी ऑल नो कि भैया भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? द आंसर इज प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन विच इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो पहली चीज कि भाई भारत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां पे शपथ कौन दिलवाएगा? द आंसर इज योर प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल है नहीं तो उनकी जगह पे वो किसी और मेंबर्स को वहां पे अपॉइंट करके जाएंगे और वही वहां पे ओथ वगैरह दिलवाते हैं। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह की बातें हैं, तो वहीं से पूरी की पूरी वहां पे करते हैं अपने शुरुआत। देखिए आर्टिकल कौन सा है, किस तरीके से वहां पे उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उन्हें शपथ कौन दिलवा रहा है, व्हाट इज द टेन्योर, मतलब कि उनका जो टर्म पीरियड रहेगा वो कितने साल का रहेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो आज यहाँ पे डिटेलिंग में हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो कुछ फैक्चुअल डेटा है उसके रिगार्डिंग, तो उसको यहाँ पे क्लियर कर दे कि भाई भूषण रामकृष्ण गवई जो है वो इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस है। साथ में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट एज वेल एज ओनली द सेकेंड दलित जो इस पोजीशन तक वहां पे आए हैं। जो पहले दलित थे उनका नाम था KG बालकृष्णन, और सेकंड नंबर पे कौन आया है? द नेम इज भूषण गवई। और अगर हम बुद्धिस्ट के हिसाब से बात करें सो इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट जो बेसिकली यहाँ पे आए हैं। उनके करियर की कुछ बातें हैं, ये कुछ फैक्चुअल डेटा है उनके रिगार्डिंग। उनके करियर की कुछ बातें हैं कि भैया एजुकेशन उन्होंने कहां से लिया। सो ही बिलोंग्स टू अमरावती, दैट इज महाराष्ट्र, और वहीं से फिर वो धीरे धीरे उनकी वहां पे आगे बढ़ी। साथ साथ अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें उनके जुडिशियल टेन्योर वगैरह किस तरीके से है, तो देखिए सबसे पहले उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन द ईयर 2003, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के वहां पे जज बने थे इन द ईयर 2019। और वहां पे फिर अलग अलग डेटा है कि उन्होंने इतने जजमेंट्स वगैरह दिए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भैया थोड़ा बहुत डेटा उनके बारे में पता होना चाहिए
कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन फिर वहां पे बहुत डिटेलिंग्स में आप नहीं जाओगे तो चलेगा, राइट। उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद करके कोई मतलब है नहीं। उसके बाद जो हमें याद रखना है वो बेसिकली कौन सी चीजें हैं, तो बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली होता क्या है, एंड वो कौन सा आर्टिकल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह की वहां पे बातें करता है। देखिए पहली चीज, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, वहां पे जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो सिस्टम को यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज कोलेजियम सिस्टम। कौन सा वाला वर्ड यहाँ पे यूज होता है, तो ऑलवेज आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दैट इज कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम, वी आर यूजिंग कोलेजियम सिस्टम फॉर दैट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेजियम सिस्टम, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग स्पेसिफिकली बात करें तो इन सुप्रीम कोर्ट इट इज कॉल्ड 1+4। एक जो है वो होते हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ जो 4 होते हैं वो होते हैं अपने सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी 4 सबसे सीनियर मोस्ट जज है वो यहां पे बैठते हैं कोलेजियम में। सो 1+4 इक्वल्स टू 5 लोग मिलके बेसिकली हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जजेस की वहां पे करते हैं अपॉइंटमेंट। और ये सब बातें कब वहां पे ज्यादातर क्लियर हुई, तो देखिए जो कोलेजियम वाली सिस्टम है वहां पे अलग अलग डिफरेंट जजेस केस हुए थे, जहां पे सेकेंड जज केस इन द ईयर 92-93 के अंदर वहां पे ये वाली चीज क्लियर कर दी गई कि इंडिया में अगर किसी भी जज की अपॉइंटमेंट होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से नहीं करेगा, या फिर सिर्फ सीजेआई अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो भी जज की वहां पे अपॉइंटमेंट करनी है उनके नाम की रिकमेंडेशंस करने के लिए देयर इज अ सिस्टम विच इज नोन एज कोलेजियम। और कोलेजियम कितने लोगों से मिलके बनता है, द आंसर इज 1+4। टोटल सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, एक होंगे सबसे सीनियर मोस्ट जो होते हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं जिनकी एज सबसे ज्यादा है वही बनते हैं सीजेआई। द सीनियर मोस्ट जज बनेंगे सीजेआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके बाद के और 4 सीनियर मोस्ट जज टोटल मिला के अगर वहां पे अगर हम बात करें तो टोटल मिला के कितने लोग यहाँ पे है, आंसर इज 5। ये लोग मिलके बेसिकली इंडिया में हाई कोर्ट में से कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना है, या फिर अगर कोई ऐसे कोई बड़े एडवोकेट है, लॉयर्स वगैरह है, तो वहां से किसी को अगर लाना है तो उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस लगाएंगे। फाइनल अपॉइंटमेंट करने का राइट होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। बट वहां पे एक चीज बहुत क्लियर की गई है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो कोलेजियम की एडवाइस मानने के लिए वहां पे उनके ऊपर कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द कोलेजियम। मतलब कि अगर कोलेजियम ने किसी का नाम आगे रखा है कि हम चाहते हैं कि इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाए, तो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, राइट। यू हैव टू से यस फॉर दैट। सो ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, और उन्हीं जज में से टोटल इंडिया में आज कितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, द आंसर इज 1+33 इक्वल्स टू 34। ऑलवेज 1+33 का मतलब ये है अपने सीजेआई और उनके साथ 33 डिफरेंट जज। तो जितने भी जज बनने के लिए जो भी यहाँ पे प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज कोलेजियम। एक बार जितने भी जज वहां पे आ चुके हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, वहां पे जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, द सीनियर मोस्ट जज, वो बन जाएगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो जितने भी जज है उनमें जो सबसे ज्यादा सीनियर है वो हो जाएगा आपका सीजीआई, और सीनियर के बाद वाले जितने भी 4 जज है उन सबको मिला के 1+4 होके वहां पे बन जाएगी अपनी कोलेजियम। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि उनका टेन्योर कितने साल का रहता है। तो देखिए पर्टिकुलरली कोई ईयर को वहां पे फिक्स नहीं किए हैं, बट इतना बोल दिया है दैट अप टू 65 इयर्स ऑफ एज। जब तक आपकी एज 65 इयर्स नहीं हो जाती तब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे वहां पे रह सकते हैं। जैसे आपकी एज 65 को क्रॉस करेगी उसके बाद आपको वहां पे रिटायर कर दिया जाएगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट आफ्टर द एज ऑफ 65 इयर्स, राइट। सो बेसिकली दैट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट। और ये सब अपॉइंटमेंट्स की बात है अगर हम आर्टिकल के हिसाब से करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124 और उसका सेकेंड पार्ट, वहां पे होती है अपॉइंटमेंट। ध्यान रखना अपॉइंटमेंट करने के लिए
जितने भी अलग अलग जज के नाम की रिकमेंडेशंस लगानी है वो लगाएगी आपकी कोलेजियम सिस्टम, लेकिन जो फाइनल अपॉइंटमेंट वहां पे चलेगी, अपॉइंटमेंट ऑलवेज कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द ऑनगोइंग सीजीआई रिकमांड्स देयर सक्सेसर बेस्ड ऑन दी सीनियोरिटी। वो सीनियोरिटी के बेस पे अपने नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को वहां पे एज अ सक्सेसर वहां पे रख के निकलेंगे। और ये सारी की सारी बातें कब वहां पे फिक्स हुई? दैट वाज सेकंड जज केस 1992-93, जहां पे ये चीज बहुत क्लियर बोली गई, द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो उसके पावर्स बेसिकली क्या होते हैं? क्या बाकी सब जज के रिगार्डिंग वहां पे सेम पावर्स होते हैं या फिर सीजीआई के तौर पे वहां पे कुछ अलग पावर्स लगते हैं? तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है, दैट ही इज द कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर ऑफ द रोस्टर? तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सीजीआई है वही डिसाइड करता है कि कौन से केसेस कौन से जज के पास जाने चाहिए, प्लस अगर कोई पर्टिकुलर केस है तो वहां पे कितने जज की पैनल को अपॉइंट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस है वो डिसीजंस आपका कौन लेगा? तो बोले सीजीआई। कि अगर ये वाला केस है, इसके रिगार्डिंग केस है, तो यहाँ पे 7 जज की पैनल चलेगी, यहाँ पे 9 जज पैनल वहां पे होगी, तो वो सब डिसीजन भी यहाँ पे कौन लेता है? दैट इज ऑल अबाउट सीजीआई। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है दैट सीजीआई एलोकेट्स केसेस टू द सुप्रीम कोर्ट बेंचेस एंड डिसाइड्स द कंपोजिशन ऑफ द बेंचेस। तो वो सब कुछ वहां पे वो बेसिकली उसका कंपोजिशन है वो बेसिकली वही संभालते हैं। जो कोलेजियम है वहां पे भी हमने लिखा था दैट वाज 1+4। तो कोलेजियम का हेड भी कौन रहेगा? आपका सीजीआई। और कोलेजियम का मेन काम क्या है? किसी नए जज को अपॉइंट करना, एज वेल एज अगर किसी जज की ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर हाई कोर्ट्स के अंदर, तो वो ट्रांसफर करने का काम भी बेसिकली कौन करेगा? आपका। दैट इज ऑल अबाउट कोलेजियम। इज इट क्लियर? सो फिर से एक बार, सुप्रीम कोर्ट के अगर हम जज की बात करें तो सबसे पहले टेन्योर कितना है? तो बोले अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स। वहां पे देखा जाए तो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? थ्रू कोलेजियम सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेजियम? एक होगा आपका सीजीआई और 4 होंगे वहां पे सीनियर मोस्ट जज। 5 लोग मिलके बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए जज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जज हैं उनके नंबर्स क्या है? तो बोले 1+33। और ये जो 34 जज है वहां पे जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा दैट विल बिकम योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाकी सब रिगार्डिंग बात ही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भैया अगर आपको इंडिया में किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो वहां पे क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? सो बेसिकली यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है दैट यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट के अंदर आपको 5 साल के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 10 साल के वकील का एक्सपीरियंस वहां पे होना चाहिए इन अवर नॉर्मल टर्म। हाई कोर्ट में 5 साल के जज का एक्सपीरियंस या फिर 10 साल के वकील का वहां पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप प्रेसिडेंट की नजरों में एक एक्सपर्ट ज्यूरिस्ट होने चाहिए जिसको इस फील्ड के अंदर नॉलेज बहुत ही अच्छा खासा है वैसा। सो दैट इज अबाउट द क्वालिफिकेशंस। उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? द आंसर इज प्रेसिडेंट। कोलेजियम का काम है रिकमेंडेशंस देना और प्रेसिडेंट का काम है इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करना। राइट? अगर कल उठ के नहीं खेलना है, अगर किसी को ऐसा है कि सर हमको रिजाइन करना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर रिजाइन करने की इच्छा धराते हैं तो रिजाइन भी किसको करना है? द आंसर इज प्रेसिडेंट। और अगर इन्हें हटाना है तो हटाने का काम कौन करता है? नो डाउट हटाने की जो फाइनल मोहर लगाएंगे वो प्रेसिडेंट ही लगाएंगे, लेकिन उसकी जो प्रोसेस होती है, जो इंपीचमेंट होता है, वो पूरा आपका चलेगा पार्लियामेंट के अंदर। राइट? सो सीजीआई को हटाने का कार्य जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट में चलता है, वहां पे पूरी प्रोसीजर है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीजीआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली यहाँ पे 52nd सीजीआई की अपॉइंटमेंट हुई है इंडिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट अपना करंट अफेयर का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट वर्ल्ड बैंक। लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि फ्रॉम टुमारो दैट इज 19th May 2025 PD Gurukul is going to launch a new batch for GPSC class 1-2 students in both the branches, that is Ahmedabad as well as Gandhinagar.
तो दोनों ब्रांच के अंदर वहां पे जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैच फ्रॉम टुमारो 19 मई 2025 को लॉन्च होने के लिए जा रही है। गांधीनगर में जो सब्जेक्ट है दैट इज गुजरात हिस्ट्री एंड अहमदाबाद के अंदर जो सब्जेक्ट है दैट इज अबाउट मेडिवल हिस्ट्री। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आप आज एनरोल करने की इच्छा धराते हैं तो आज ही इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए और साथ में नीचे दर्शाए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म होगा, उसको वहां पे फिलअप कीजिए तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आपको सामने से कॉल बैक वहां पे करेंगे। एग्जाम के रिगार्डिंग अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है कि एग्जाम की पैटर्न्स क्या होती है, एलिजिबिलिटी किस तरीके से है, या फिर प्रिपरेशन वहां पे कैसी रहती है, पढ़ाई करने का लेवल कैसा है, स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 स्टूडेंट्स, पिरी गुरुकुल इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द होल गुजरात जो आपको इस तरीके का प्रॉपर गाइडेंस वहां पे प्रोवाइड करता है। तो आज ही इस नंबर पे फोन कीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इट इज लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी 1-2, राइट। तो आज इस नंबर के ऊपर फोन कीजिए, आपको 3 डेज के फ्री सेशंस दिए जाएंगे डेमो के, साथ ही अप टू 50% स्कॉलरशिप की स्कीम अभी एज ऑफ नाउ ओपन है। तो आप वहां पे एनरोल करें और देख सकते हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप भी यहां से प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। सो गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांच पे नई यहाँ पे बैच शुरू होने के लिए जा रही है। तो आज आप ही यहाँ पे आज फोन करें। दूसरी एक चीज, फॉर यूपीएससी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स we have already started a batch from the May as well as we are going to launch a new batch in the June. So 2 जून से वहां पे नई बैच शुरू होने के लिए जा रही है फॉर यूपीएससी जीपीएससी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो अगर आपकी वहां पे इच्छा आप धराते हैं तो आज ही उसके लिए भी यहाँ पे कॉल करें और बैच की इंफॉर्मेशन पाए, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 जो बेसिकली कहां पे हुई दैट इज ऑन वॉशिंगटन डीसी विच इज इन यूएसए। सो बेसिकली ये लैंड कॉन्फ्रेंस है क्या और वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे बातें हैं। देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो बेसिकली एग्जैक्टली है क्या। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दैट इज इन द ईयर 1945 पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट करने के लिए, बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वहां पे इकोनॉमी को थोड़ा सा तो डेफिनेटली वी नो कि भैया थोड़ी सी इकोनॉमी स्ट्रेच हुई थी। तो इस इकोनॉमी को वापस रास्ते पे लाने के लिए प्लस जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर लेस डेवलप नेशंस है या फिर कुछ ऐसे नेशंस है जो इकोनॉमिकल क्राइसिस में जा रहे हैं, तो इन सबको वहां से बाहर निकालने के लिए या फिर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 3 मेजर इंस्टीट्यूट की शुरुआत होने की वहां पे हुई बात। पहली हुई आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द सेकेंड वन इज वर्ल्ड बैंक एंड द थर्ड वन वाज जो उस जमाने में वहां पे एक इंट्रोड्यूस होने की बात हुई थी दैट वाज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नो डाउट इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएसए ने वहां पे थोड़ा सा अपोजिशन लगाया तो उसकी शुरुआत नहीं हुई, उसकी जगह पे GATT आया जो पीछे चल के WTO के अंदर कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर हम उस जमाने की बात करें 1945 की अगर हम बात करें तो वहां पे 2 मेजर इंस्टीट्यूशन वहां पे एस्टैब्लिश होती है, एक थी IMF एंड द सेकेंड वन इज वर्ल्ड बैंक। अब देखिए दोनों के पर्पस क्या है कि जितने भी डेवलपिंग या फिर लेस डेवलप नेशंस है या फिर कुछ ऐसे कंट्रीज जो इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, इन सबको बेसिकली बाहर निकालना है। दैट इज अ काइंड ऑफ माइंडसेट, दैट इज अ काइंड ऑफ गोल और वी कैन से ऑब्जेक्टिव। बट एग्जैक्टली फिर काम कैसे करेंगे? तो देखिए एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी कंट्री इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर ज्यादा हो जाती है, कुछ इकोनॉमी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे आ जाती है, डिप्रेशन आता है, रिसेशन वगैरह आता है, और अगर आपको वहां पे रातों रात कुछ पैसों की जरूरत निकलती है तो फिर आप IMF को अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन अभी मान के चलो कि आपकी कंट्री के अंदर ऐसी कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं है, बट फॉर अ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इफ यू आर रिक्वायर्ड मनी देन यू कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो बेसिकली 2 ही चीजों से बनता है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशन का एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। सो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अभी रिसेंटली वहां पे वर्ल्ड बैंक की हुई है एक कॉन्फ्रेंस जिसको बोला जाता है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। 5 से लेके 8 मई 2025 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है?
द आंसर इज वॉशिंगटन डीसी। और एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो हुई थी उसका मेजर टारगेट क्या है? what was the theme? That is securing land tenure and access for climate action, moving from awareness to the action. बेसिकली यहाँ पे उनका जो टारगेट था वो क्या था कि लैंड के रिगार्डिंग, उसकी जो टेन्योर के रिगार्डिंग और उसकी जो फिक्सेशन की जब बात आती है, टेन्योर की सिक्योरिटी की जब बात आती है, तो उसको ज्यादा क्लियर करने के लिए कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे शुरू की गई। इस कॉन्फ्रेंस का मेन टारगेट क्या था? दैट वाज सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन। और साथ में बोला है कि भैया अभी तक हमने बस अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ये है वो है, उसके रिगार्डिंग सबको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। बट अब एक टाइम वैसा आ चुका है कि जहां पे हमें अवेयरनेस से थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें एक्शन मोड शुरू करना है। मतलब कि सिर्फ अवेयरनेस होके काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको कुछ स्टेप्स को भी लेना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे स्टेप्स लेने के लिए एक पूरी कॉन्फ्रेंस को वहां पे आयोजित किया गया। बेसिकली उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो बस उसके रिगार्डिंग आपको बस पता होना चाहिए कि भैया पूरी दुनिया के अंदर लैंड टेन्योर की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हमें कुछ बातें यहाँ पे मिली है कि लैंड टेन्योर को सिक्योर करने की ज्यादा जरूरत है, उसको एनहांस वहां पे करने की जरूरत है, जिससे जितने भी लोग वहां पे रेंटल बेस के ऊपर अगर कहीं पे कुछ लैंड्स वगैरह ले रहे हैं या फिर अगर उसके ऊपर कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उनके पास वो लैंड के कुछ राइट्स होने चाहिए, ताकि वहां पे अगर कल उठ के कोई भी वहां पे एग्रीकल्चर वगैरह भी कर रहा है तो उसके लिए उसे थोड़ा सस्टेनेबल वे में उसको आगे बढ़ाना है। सेम चीज फॉर द अर्बनाइजेशन। जो अर्बन एरियाज में जो भी लैंड वगैरह वहां पे चल रही है, जो भी रेंटल बेस पे आगे बढ़ रही है, जिसके ऊपर कुछ टेन्योर वगैरह फिक्स होता है, तो वहां पे हमें क्लाइमेटिक चेंज वगैरह जैसी जो सिचुएशंस है उसको ध्यान में रख के वहां पे हमें करना है काम। तो इसके रिगार्डिंग कुछ यहां पे है बातें, दैट इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर लैंड राइट्स इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो फिर उसके लिए करेंगे क्या? तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग हमें कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया है कि आपको अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज को वहां पे यूज वगैरह करना चाहिए। उसके ऊपर कुछ वहां पे चर्चा वगैरह हुई। नो डाउट इसका जो ऑफिशियल फाइनल रिपोर्ट है वो भी कुछ देरों के बाद वहां पे मिलेगा, जहां पे एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा कि किस तरीके से हमें स्टेप्स लेने चाहिए। नो डाउट यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजीज का यूज करना है उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हुई है, बट उसका जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो आपको कुछ दिनों में वहां पे मिल जाएगा, राइट? सो बेसिकली हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए किस तरीके से लैंड टेन्योर के सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज की बातें हैं, कुछ इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स की बातें हैं। साथ में पूरी दुनिया के अंदर हमें उसमें के लिए करना है कोलैबोरेशन, दैट इज ग्लोबल कोलैबोरेशन। और अलग अलग कंट्रीज के बीच में, अलग अलग सेक्टर्स के बीच में नॉलेज को थोड़ा सा वहां पे आदान प्रदान मोड पे लाना है। इन शॉर्ट थोड़ा सा नॉलेज वहां से आदान प्रदान करना है, लोगों के अंदर नॉलेज को भी बढ़ाना चाहिए, तब जाके वो एक्शन मोड के अंदर वहां पे कंप्लीटली डाइवर्ट हो सकता है या फिर कन्वर्ट हो सकता है, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 एज ऑफ नाउ। बस आपको एक चीज में यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि भैया वर्ल्ड बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस कौन सी जगह पे हुई? दैट वाज वॉशिंगटन डीसी। और उसकी थीम बेसिकली क्या है? तो थीम का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, दैट सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट चेंज एंड मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू द एक्शन। अदरवाइज उसका जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो भी आने में देर है, तो जैसे रिपोर्ट आता है वैसे उसके ऊपर अपने और वहां पे बातें करेंगे। और एक चीज देखा जाए तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश दैट इज एमपी के अंदर वहां पे मिशन D3 की हुई थी एक शुरुआत। अब क्या है ये मिशन D3 दैट इज इन एमपी, मध्य प्रदेश, मिशन D3। अब देखिए बेसिकली D3 क्या है, तो यहाँ पे ना तीन वर्ड्स को यहाँ पे लिया गया है। एक तो है दहेज, एक है दारू और एक है ये डीजे। तो यहाँ पे तीन मेजर वर्ड्स, दहेज, दारू, डीजे। अब सर ये दहेज दारू डीजे है क्या? अब देखिए जैसे हम सबको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर अगर हम पॉपुलेशन की रिगार्डिंग पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको हाईएस्ट ट्राइबल कम्युनिटी मध्य प्रदेश के आसपास वहां पे मिलती है। और ये जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पे है, वहां पे एक दिक्कत ये हो रही है कि जो मैरिज वगैरह होते हैं
वहां पे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है, और जितने भी लोग वो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ वहां पे जुड़े हैं, बिकॉज ऑफ द मैरिज वहां पे स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, और कभी कभार उसी के चक्कर में क्राइम रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, राइट? सो फॉर दिस सोसाइटी एज वेल एज फॉर दोस ट्राइबल ग्रुप्स, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च मिशन D3। एक तो ये पता होना चाहिए मिशन D3 किसने लॉन्च किया है, दैट इज बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। दूसरा वो किसके रिगार्डिंग है, तो बेसिकली D3 का मतलब क्या है, तो बोले दहेज, दारू एंड डीजे, और ये तीनों वर्ड्स किसके किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज झाबुआ एंड अलीराजपुर, वहां के कुछ ट्राइब्स के अंदर जो मैरिज प्रैक्टिसेस वगैरह जो होती है, ये कौन से ट्राइब्स की बात है, तो फिर स्पेसिफिकली एक तो है भील जो सबसे ज्यादा MP के अंदर है, दूसरा है बिलाला ट्राइब्स। तो भील और बिलाला ट्राइब्स, और वहां पे जो ट्रेडिशनल मैरिज प्रैक्टिसेस है जहां पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस बर्डन को दूर करने के लिए एक मिशन की हुई है शुरुआत, दैट इज अबाउट मिशन D3। देखिए इंडिया के अंदर एक चीज ये तो है कि आपको पूरे इंडिया में बहुत सी जगह पे दहेज वाले सिस्टम दैट इज दाउरी, तो दाउरी आपको बहुत जगह पे मिल रहा है कि जब भी मैरिज वगैरह की बात आती है तो सबसे पहले फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ग्रूम साइड से जो है वहां पे दाउरी जो है वो कलेक्ट की जाती है। तो बेसिकली जो लड़की के जो पेरेंट्स वगैरह है, मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी में आपको ये वाली सिस्टम मिलती है, कभी कभार रिवर्स भी होता है, बट कहने का मतलब है कि जो भी पेरेंट्स वहां पे दाउरी पे करने वाले हैं, अगर आप उनके कंटेक्स्ट में वहां पे बात करें तो उसका बर्डन बहुत ज्यादा होता है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल बर्डन। और फाइनेंशियल बर्डन जब भी ज्यादा होगा तो बंदा जो है वो पूरी लाइफ एक तो स्ट्रेस में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जब भी मैरिज वाला सिनारियो आता है तो कुछ फाइनेंशियल चीजों की वजह से बहुत सी बार ये न्यूज में होता है कि इनके मैरिज जो है वो वहीं पे टूट गए, कि लड़का जो था उसको ये वाली गाड़ी चाहिए थी, छोटी वाली गाड़ी मिली, मजा नहीं आया, निकल गए वहां से बाहर। तो सब सोसाइटी के अंदर ये जो प्रैक्टिसेस चल रही है, उन प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये वाला मिशन वहां पे किया है शुरू, जहां पे सबसे पहला उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू एलिमिनेट डाउरी। डाउरी को सबसे पहले हटाया जाए, जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज है वहां पे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए दैट डोंट गो विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम, ये दाउरी वाली जो सिस्टम है वहां से बाहर निकलिए, क्योंकि किसी के लिए भी ये वाली सिस्टम अच्छी नहीं है। प्रेम से जो दिया जाता है वो बात अलग है, लेकिन दाउरी के तौर पे जो दिया जाता है वहां पे कुछ दिक्कत है। दूसरा, डिस्करेजिंग अल्कोहल कंजम्पशन एंड प्रमोटिंग अल्कोहल फ्री सेलिब्रेशंस। बहुत से लोगों को दिमाग में अभी भी यही होता है कि भैया अगर सेलिब्रेट करना है तो दारू की तो वहां पे जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अरे भैया ऐसे नहीं होता, उसके बगैर भी सेलिब्रेशन है। तो वहां पे अल्कोहल फ्री सेलिब्रेशन को ज्यादा मोटिवेट करना, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। नो डाउट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज जब आपका स्टेट ड्राई स्टेट ना हो तो अल्कोहल के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लगाना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पर्सनली किसी को जाके नहीं बोल सकते कि भैया अल्कोहल मत पियो, राइट? और एज पर अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी ऑल नो कि भैया जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको 3 लिस्ट में वहां पे डिवाइड किए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब अल्कोहल वाली जो बात है वो सब जाती है स्टेट लिस्ट के अंदर। स्टेट लिस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफियर नहीं कर सकती। और ये सब बातें कहां पे है, तो बोले शेड्यूल 7। टोटल 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आउट ऑफ दिस 12 शेड्यूल्स, शेड्यूल नंबर 7 के अंदर यहाँ पे एलोकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कुछ बातें हैं इनटू 3 लिस्ट, जहां पे अल्कोहल वगैरह स्टेट लिस्ट में जाता है। एंड द प्रॉब्लम इज कि जो चीजें स्टेट लिस्ट में है यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर, इसलिए कभी भी ऑल इंडिया लॉ वहां पे बन नहीं सकता। और अगर ऑल इंडिया लॉ वहां पे है नहीं और स्टेट गवर्नमेंट ने खुद को ड्राई स्टेट डिक्लेयर नहीं किया है तो ये वाली चीज वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये वाली दिक्कत वहां पे है। तीसरा, अवॉइडिंग एक्स्ट्रावेजेंट डीजे म्यूजिक, रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस ऑन लाउड म्यूजिक सिस्टम ड्यूरिंग द वेडिंग्स। बहुत खर्चा होता है बड़े बड़े डीजे म्यूजिक के ऊपर वहां पे। तो ये तीसरा, इस डीजे म्यूजिक के जो एक्सपेंसेस वगैरह है, ये जो जाहो जलाली की जो बातें होती है उन सबको कम करने की बात है। सो बेसिकली मिशन D3 इज अबाउट एलिमिनेटिंग 3 Ds। कौन से डी को वहां पे एलिमिनेट करना है? डाउरी दैट इज दहेज,
second is Daru, and the third one is DJ. And this movement has significantly reduced the financial strain on the five tribal families, preventing them from falling into debt traps ड्यू टू मैरिज रिलेटेड एक्सपेंसेस. बट ऑब्वियसली अगर आपके समाज में ऐसा है कि भैया आपको मैरिज या फिर शादी के अंदर इतना खर्चा करना ही करना है, तो अल्टीमेटली आपको वहां पे पैसे उधार लाने पड़ेंगे, फिर आप डेट लेने के लिए जाओगे, वहां पे जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वाली जो डेट फर्म्स हैं या फिर वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ किसी ना किसी का वहां पे रेगुलेशन है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो ऑर्गेनाइज चीजें यहाँ पे जाएगी नहीं, फिर आपको समाज में से किसी के पास से पैसा उधार लेना पड़ेगा, जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई चलेगा और वो डेट का जो पूरा चक्कर है वो सब चलता जाएगा. देखिए चीज बहुत छोटी सी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसकी इंप्लीकेशंस को वहां पे देखें, अगर आप उसके इफेक्ट्स को देखें, तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको वहां पे दिखाई दे रही है. सो इन सबको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे ये वाला एक मिशन चलाया है जिसका नाम है मिशन D3. और फिर से आपको एक बता दूं, जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैच अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ब्रांच पे हो रही है शुरू फ्रॉम टुमारो, दैट इज 19th of May 2025. और अगर आपको इसके अंदर एडमिशन लेना है तो आज इस नंबर के ऊपर फोन करें, आपको 3 डेज के वहां पे फ्री ट्रायल भी मिल जाएंगे और साथ में स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू 50%, राइट. सो एक्सक्लूसिव स्कीम जो है वो अभी के लिए ओपन है, तो आज इस नंबर के ऊपर फोन करें और वहां पे एनरोल करवाएं. And the last topic, and that is about Sarabchu Conservation Reserve. अब देखिए क्या है ये सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व. पहले तो कंजर्वेशन रिजर्व्स और उनकी कुछ बातें कर रहे हैं. देखिए एनवायरमेंट के अंदर एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज है उन सबको हमें कंजर्व तो करना है. और इंडिया में देखा जाए तो बेसिकली 3 कंजर्वेशन के सबसे बेटर वाले मोड है. एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स. देखिए नेशनल पार्क का मतलब एक ऐसा जोन होता है जहां पे आप एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते. उसका मतलब क्या है कि जहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज्यादा होते हैं. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में वो बेसिकली वहां पे काम करता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नेशनल पार्क से थोड़ी सी लाइटर फॉर्म में होती है, जहां पे कुछ चीजों को अलाउ किया जाता है. ग्रेजिंग तो अब तो एक लिमिट वहां पे ग्रेजिंग को अलाउ करते हैं. जितने भी वहां के लोकल पीपल है, जो उसके अंदर जो ट्राइब्स वहां पे रहते हैं, तो उनको रहने की भी अनुमति होती है. साथ में वहां पे अगर हम टूरिज्म की अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ा सा लाइटर फॉर्म में रहता है. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो पर्टिकुलर कुछ एनिमल्स या फिर कुछ स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए है, जबकि नेशनल पार्क जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में रही सारी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए. तो नेशनल पार्क के रेगुलेशंस थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, एंड वाइल दूसरी साइड पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां पे रिस्ट्रिक्शन थोड़े से इजी हो जाते हैं. और अगर हम कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात करें या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे अलग अलग जोन्स बनाए जाते हैं. जो एकदम सेंटर वाला जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज कोर जोन. कोर के अंदर जो सेंट्रल वाला जो जोन है विच इज नोन एज कोर जोन, तो कोर वाले जोन के अंदर वहां पे सेम नेशनल पार्क वाली ट्रीटमेंट दी जाएगी कि आप एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते बॉस. लेकिन उसके आसपास वाला जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज बफर जोन, तो वो थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ा सा रिलेट करेगा. और उसके बाद वहां पे आता है ट्रांजिशन जोन. तो इस तरीके के अलग अलग जोन्स बनाए जाते हैं फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स. अगर हम इंडिया की इस रिसेंट कंजर्वेशन रिजर्व की अगर हम बात करें, सो क्या है ये बेसिकली सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व. देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ये है कहां पे, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको तो पहले उसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए. देखिए जो सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व है वो बेसिकली इंडिया का एक लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, जो 1585 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर वहां पे स्प्रेडेड है. जो कहां पे है, द आंसर इज स्पीति वैली. ये आंसर सबको राइट रहना, वहां पे याद रहना चाहिए. स्पीति वैली के अंदर है. और कहां पे है स्पीति वैली, दैट इज हिमाचल प्रदेश. और साथ में वहां पे आपको उसकी बॉर्डर्स क्लियर होनी चाहिए. देखिए जो सेंट्रल वाला जोन जो है अगर हम यहाँ पे पकड़ के चले तो ये अपना सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व. अगर आप उसके नॉर्थ में जाओगे तो वहां पे आ जाएगा लद्दाख. अगर आप उसके ईस्ट में जाओगे तो यहां पे आपको वर्ड ध्यान में रखना है, वहां पे है किबर.
या फिर किबेर, किबर या फिर किबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप वेस्ट में आओगे, वेस्ट, तो यहां पे आपको मिलेगा चंद्रताल, जो भी हिमाचल प्रदेश का ही पार्ट है, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा दैट इज कब्जीमा नाला। क्या है? दैट इज कब्जीमा नाला। तो फिर से एक बार, सेंटर में आपको मिलेगा बेसिकली सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व, नॉर्थ में जाओगे तो है लद्दाख, साउथ में है दैट इज कब्जीमा नाला, ईस्ट में जाओगे तो दैट इज किबर, एंड वेस्ट में आओगे तो वहां पे है चंद्रताल। तो एक तो चारों जगह पे आपको एक लोकेशन पता होनी चाहिए, और उसके बाद आप इंडियन मैप के अंदर इसे वहां पे प्लॉट कर सकते हैं। इंडियन मैप के अंदर इस वाले जोन के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली वहां पे मिल जाएगा सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व। अगर हम इस रिजर्व्स की बात करें तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली किबर और चंद्रताल, यहां पे है किबर, यहां पे है चंद्रताल, इन दोनों के बीच का एक पूरा कॉरिडोर समान है। इट सर्व्स एज अ वाइटल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग किबर एंड चंद्रताल सेंचुरीज, जो बेसिकली स्पीसीज के माइग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्पीसीज किबर से चंद्रताल जा रही है या फिर चंद्रताल से किबर जा रही है, तो बीच वाला जो पूरा कॉरिडोर है दैट इज अबाउट सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट फैसिलिटेट्स स्पीसीज माइग्रेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एक वो वाली चीज के लिए यहाँ पे वाला एक इंपॉर्टेंट है। और पूरा का पूरा अगर हम इस जोन की बात करें, ये पूरा कौन सा वाला जोन है? दैट इज अबाउट ट्रांस हिमालयन रीजन। और जब भी ट्रांस हिमालयन रीजन की बात आए तो वहां पे आपको स्पीसीज के रिगार्डिंग कंजर्वेशन में एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बेसिकली इंडिया में हाजिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक हॉटस्पॉट ये हमारा हिमालयन रीजन वाला है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो बायोडाइवर्सिटी का एक ऐसा स्पॉट जहां से आपको अलग अलग टाइप की स्पीसीज, चाहे वो फ्लोरा हो या फिर फोना हो, फ्लोरा का मतलब वेजिटेबल या फिर वेजिटेशंस, एंड फोना का मतलब होता है बेसिकली एनिमल्स। सो वेजिटेशन एज वेल एज एनिमल्स की बहुत सी स्पीसीज जहां पे एक जगह पे अवेलेबल है, देन इट प्लेस इज नोन एज हॉटस्पॉट रीजन। और ये जो ट्रांस हिमालयन जोन हमारा जो पूरा है वो पूरा हॉटस्पॉट में ही आता है, और इसीलिए आपको वहां पे कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि भैया सारबचू कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है। इट इज इन स्पीति वैली, दैट इज हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ में है लद्दाख, साउथ में है कब्जीमा नाला, ईस्ट में है किबर, वेस्ट में है वहां पे चंद्रताल। और एक किबर और चंद्रताल दोनों के बीच का एक पूरा कॉरिडोर यहाँ पे है, राइट। और बाकी जो बातें हैं वो तो आपको ये सब क्लियर मैंने अभी जस्ट वहां पे की कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको यहीं पे करते हैं एंड टुमारो कुछ नए लेक्चर्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस वहां पे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का रहेगा। थैंक यू।